आज एक बीमारी की बात करते हैं। बीमारी क्या, महामारी कहिए। कल्पना कीजिए, रात के लगभग 9-10 बजे हैं। 14-15 वर्ष की एक बच्ची पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक मंच पर खड़ी है। मैदान भी खचाखच भरा है। मंच पर किसी राजनीतिक दल के झंडे लगे हैं और मंच के सबसे समीप बड़े राजनेता, बाहुबली, व्यापारी और समृद्ध लोग बैठे हैं और उनके पीछे है असंख्य युवा बेरोजगारों, अधेड़ आयु के मजदूरों और निश्चिंत बुजुर्गों की एक भीड़। यह पुरुषों की भीड़ है। भीड़ उन्मादी है, शोर कर रही है, गालियां दे रही है, मानो मंच पर चढ़ जाने को उतारूं। तभी मंच पर लगे बड़े बड़े स्पीकरों से भोजपुरी गीत बजने लगते हैं। यह बच्ची थिरकना शुरू कर देती है। भीड़ का उन्माद उत्साह में बदल जाता है। गालियां सीटियों में परिवर्तित हो जाती हैं। पहले नारेबाजी में उठ रहे हाथ अब मंच पर चलते नाच से उत्तेजित होकर अश्लील मुद्राएं बनाते दिख रहे हैं। कुछ अपने मोबाइल कैमरा के जूम की परीक्षा ले रहे हैं। मानो इस हजारों की भीड़ में होड़ लगी है कि मंच पर चुस्त कपड़ों में भड़कीले भोजपुरी गीतों पर नाचती उस बच्ची के शरीर के कौन कितना करीब पहुंच सकता है। वहां उस लड़की की आयु के, बल्कि उससे कम आयु के बच्चे भी हैं। वो उस लड़की की छाती पर, उसकी कमर पर, उसके आगे पीछे रंग बिरंगी लेजर लाइट मार रहे हैं। वह बच्ची बिना किसी की परवाह किए अपनी उत्तेजक नाच से भीड़ को अपने आप से बांध कर रख रही है। यह महामारी है बिहार का प्रसिद्ध ऑर्केस्ट्रा डांस। अब मैं इसे महामारी क्यों कह रहा हूं? वैसे आप में से कई लोगों को लगता होगा कि ऑर्केस्ट्रा का ऑर्केस्ट्रा बन जाना केवल एक स्पेलिंग मिस्टेक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आइए जानते हैं कैसे। नोटों की गड्डियों और शराब के अलावा बिहार की चुनावी रैलियों में भीड़ ऑर्केस्ट्रा में नाचने वालियों के नाम पर ही आती है। वैसे यह महामारी केवल चुनावी रैलियों और नेताओं तक सीमित नहीं है। बाहुबलियों, धनाढ्यों व वर्ग विशेष से संबद्ध संगठनों के लिए भी जन्मदिन, शादी ब्याह, बारात और त्योहारों पर ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम करवाना वर्चस्व का विषय बन चुका है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में आज छोटी बड़ी हजारों ऑर्केस्ट्रा कंपनियां हैं। इनमें 12-13 वर्ष की बच्चियों से लेकर 30-40 वर्ष की महिलाएं चंद पैसों के लिए अभद्र संगीत, भड़कीली लेजर लाइट्स, पब्लिक की सीटियों और नोट लहराते और अश्लील इशारे करते पुरुषों के बीच नाचती हैं। इनमें से अधिकतर यह काम महीने के 12-15 हजार रुपए कमाने के लिए करती हैं। लेकिन आज के बिहार का ऑर्केस्ट्रा केवल अश्लील नृत्य तक सीमित नहीं है। आज यह वेश्यावृत्ति यानी प्रोस्टिट्यूशन और बाल यौन शोषण यानी चाइल्ड सेक्स अब्यूज या पीडोफीलिया को बढ़ावा देने वाला एक सार्वजनिक मंच बन गया है। चलिए थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। भारत के किसी भी राज्य की ही तरह बिहार व उत्तर प्रदेश की भी अपनी अपनी लोक कलाएं यानी कि फोक आर्ट फॉर्म्स हैं। अगर बात सार्वजनिक मंचों पर गायन और नृत्य की करें तो बिहार में विदेशिया व पूर्वी और उत्तर प्रदेश में नौटंकी सर्वाधिक सुप्रसिद्ध और प्रचलित लोक कला हुआ करती थी। इन्हें लिखने और प्रदर्शित करने वाले लेखक और कलाकार भी बड़े सम्माननीय और प्रसिद्ध लोग हुए हैं। एक थे प्ले राइट और फोक सिंगर भिखारी ठाकुर जी और दूसरे
लेखक और स्वतंत्रता सेनानी महेंद्र मिसिर जी। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। वो 20वीं शताब्दी के बिहार की सबसे लोकप्रिय थिएटर फॉर्म विदेसिया के जनक हैं। यह लोक कला एक समय पर जातिवाद, सांप्रदायिकता और महिला अधिकारों जैसे गंभीर विषयों को बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करती थी। लेकिन आज विदेसिया जैसी पारंपरिक लोक कलाएं भी आधुनिक ऑर्केस्ट्रा की धूल भरी आंधी में दूषित हो गई हैं। वहीं महेंद्र मिसिर एक लोक गीतकार थे और भोजपुरी लोकगीत शैली पूर्वी के प्रणेता यानी पायनियर थे। महेंद्र मिसिर ने देशभक्ति साहित्य के अलावा भी महिला गायकों के लिए प्रेम, विरह, संघर्ष और विजय के गहरे गीत भी लिखे थे। 20वीं शताब्दी के अंत तक भी इनके लिखे भावपूर्ण लोकगीतों को बिहार और पूर्वांचल में काफी पसंद किया जाता था। इन महान विभूतियों के लोकगीतों को नौटंकी और विदेसिया जैसी लोक कलाओं के मंचन से आम जनमानस के बीच ले जाने वाली भी कई महिला कलाकार भी हुई हैं, जैसे बिहार की नौटंकी परंपरा की प्रसिद्ध कलाकार श्यामा देवी और उनके अलावा गुलाबबाई आदि भी। लेकिन बिहार और पूर्वांचल की ये प्रसिद्ध लोक कलाएं आज या तो लगभग लुप्त हो गई हैं या फिर ऑर्केस्ट्रा जैसी अश्लील मनोरंजन माध्यमों से प्रतिस्पर्धा में इतनी विकृत हो गई हैं कि इन्हें अलग अलग कर पाना भी बहुत ही कठिन होता जा रहा है। ऑर्केस्ट्रा ने आज इस क्षेत्र की लगभग सभी देसी लोक कलाओं को उनके मूल तक झकझोर दिया है। तो आइए यह समझते हैं कि कैसे बिहार की सांस्कृतिक और कलात्मक रूप से समृद्ध ये लोक परंपराएं आज ऑर्केस्ट्रा के रूप में असभ्यता और समाज की मानसिक विकृति को दर्शाने वाली एक डरावनी सच्चाई बन चुकी है। अब क्योंकि आज ऑर्केस्ट्रा की लोकप्रियता लगभग उन्हीं कारकों से संदर्भित होती है जिन पर पॉर्न की मांग निर्भर होती है, इसीलिए भारत में जिस प्रक्रिया से लोगों की पॉर्न तक पहुंच लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटाइज हुई है, ठीक उसी प्रकार से ऑर्केस्ट्रा के तीव्र प्रसार को भी समझा जा सकता है। भारत में पॉर्न के सोर्सेज में पहले डेबोनायर, फैंटेसी और प्लेबॉय जैसी महंगी और चमकीली अंग्रेजी अडल्ट मैगजीन्स ही उपलब्ध थी। इसकी पहुंच अधिकतर एलीट लोगों तक ही सीमित थी, लेकिन फिर लोकली प्रोड्यूस्ड मस्त राम मैगजीन्स ने इन्हें पूरी तरह से आउटसोल्ड कर दिया, क्योंकि यह हर छोटे बड़े शहर के फुटपाथ्स पर बहुत ही कम दामों में बिकने लग गई थी। अब इसके बाद भारत में इंटरनेट क्रांति के आने से जगह जगह खुले साइबर कैफेज के माध्यम से सरलता से उपलब्ध हो रही पॉर्न वीडियोस ने अडल्ट मैगजीन्स को बहुत पीछे छोड़ दिया। और फिर हाल ही में मोबाइल क्रांति और फिर उसके बाद सस्ते इंटरनेट ने रही सही कमी भी पूरी कर दी है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा का एक अनइंटेंडेड रिजल्ट यह भी रहा है कि इसने भारत में पॉर्न की पहुंच सीमित करने वाले सभी बाधाओं को बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। उदाहरण के लिए एक स्टडी के अनुसार पटना रेलवे स्टेशन के फ्री वाईफाई पर सर्वाधिक सर्चेस अडल्ट वेबसाइट्स की हैं। यह अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है। लेखक आनंद वर्धन का कहना है कि पिछले 2 दशक में ऑर्केस्ट्रा की बढ़ती लोकप्रियता लोगों के घटिया मनोरंजन के साधनों में आए इस परिवर्तन के साथ ही हुई है। वो यह कहते हैं कि जैसे जैसे सस्ते इंटरनेट ने महंगे पॉर्न तक केवल वर्ग विशेष की पहुंच को तोड़ दिया, ठीक वैसे ही हिंदी बेल्ट के आंतरिक क्षेत्रों में ऑर्केस्ट्रा को बॉलीवुड द्वारा चित्रित और प्रसारित किए गए लग्जरियस कैबरेस और डांस बार्स तक एलीट की विशेष पहुंच का प्रत्युत्तर या आंसर भी समझा जा सकता है। आनंद वर्धन इस फिनोमेना को डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ चीप थ्रिल्स कहकर परिभाषित करते हैं, यानी ऑर्केस्ट्रा ने इस प्रकार के मनोरंजन तक आम लोगों की पहुंच को बहुत ही अधिक बढ़ा दिया है। इस पर जेएनयू के स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स के स्कॉलर ब्रह्म प्रकाश ने एक महत्वपूर्ण रिसर्च पेपर लिखा है। वो कहते हैं कि उत्तर भारत में ऑर्केस्ट्रा का प्रवेश वैश्वीकरण के सबसे प्रबल कल्चरल मैनिफेस्टेशन के रूप में हुआ है। प्रकाश अपने पेपर में इसे ग्लोकलाइजेशन यानी कि एक ही समय पर होने वाले वैश्वीकरण और स्थानीयकरण का एक प्रमुख उदाहरण बताते हैं। वैसे इस एकेडमिक पेपर में कई टिप्पणियां और निष्कर्ष ऐसे हैं जो हमारे जैसे साधारण लोगों को बहुत असहज कर सकते हैं। जैसे इस रिसर्च पेपर में वो इन डांसर्स की इरोटिक पावर को बहुत अधिक इंपॉर्टेंस देते हैं। उनके अनुसार ऑर्केस्ट्रा गर्ल्स कला
और इरोटिक सेक्स वर्क के एक इंटरफेस पर प्रदर्शन करती हैं। उनका कहना है कि हमें कला और कामुकता को अलग अलग करके नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक के रूप में देखना चाहिए। वो ऑर्केस्ट्रा डांस और कैरिबियन चटनी सोसा परफॉर्मर दुपटी रामगुनई और बारबेडियन गायक रियाना के डांस के बीच भी कई पैरल्स ड्रॉ करते हैं। फिर वो लेखक एना मॉरकॉम के काम को साइड करते हुए कहते हैं कि अगर हम कोठियों या ऑर्केस्ट्रा डांसर्स को केवल उनके लिंग और कामुकता के संदर्भ में ही देखते हैं, तो फिर हेरिडिटरी डांसर्स और टेम्पल डांसर्स को डीसेक्सुअलाइज फिगर्स बनाकर उन्हें केवल कलाकार क्यों माना जाता है। ब्यून-चुल हान के तर्कों का उपयोग कर ब्रह्म प्रकाश कहते हैं कि देहाती ऑर्केस्ट्रा डांसर्स के कपड़े और उनमें से दिखाई देते उनके नग्न उनके डांस को पुरुष दर्शकों के लिए और भी अधिक कामुक बना देते हैं। इस पेपर में आगे ऐसे और भी कई अटपटे निष्कर्ष हैं, जैसे ऑर्केस्ट्रा में नाच इन गरीब और पिछड़ी जातियों से आने वाली लड़कियों को पितृसत्तात्मक व्यवस्थाओं यानी कि पेट्रियार्कल सेटअप से फ्रीडम और मोबिलिटी प्रदान करता है और वो इन्हें इनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का एक अवसर देता है। इसके लिए वो उदाहरण देते हैं कि यूपी बिहार में कई ऑर्केस्ट्रा डांसर्स के पास बड़ी बड़ी एसयूवीज, बाउंसर्स, महंगे फ़ोन, ब्रांडेड एक्सेसरीज और लग्जरी एकोमोडेशन होते हैं और उन पर उनके परिवार के किसी भी पुरुष का नियंत्रण यानी कि कंट्रोल नहीं होता है। ऑर्केस्ट्रा डांस मजबूर लड़कियों को सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता देता है। यह बात मेरे लिए तो बिल्कुल ही मीनिंगलेस है। यह सत्य है कि कुछ ऑर्केस्ट्रा डांसर्स के पास आज सोशल मीडिया वायरलिटी के चलते पैसा और अन्य सुविधाएं हैं, लेकिन अधिकतर ऑर्केस्ट्रा वाली लड़कियां आज भी महीने के 12-15 हज़ार रुपए ही कमा पाती हैं। कई बार ये माइनर बच्चियां अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपना शरीर बेचने को विवश हो जाती हैं। रही बात पुरुषों के नियंत्रण से स्वतंत्रता की, तो पहले कम से कम अपने पिता, भाई या पति के चलते इनके पास अपनी सुरक्षा का एक भाव रहता था, लेकिन ऑर्केस्ट्रा में जाते ही इन्हें हजारों पुरुषों के लिए एक हवस की वस्तु बनना पड़ता है। इन्हें अपने काम में अनजान पुरुषों के सामने अभद्र गीतों पर अश्लील और कामुक नृत्य करके उन्हें रिझाना पड़ता है। इनमें से अधिकतर की या तो शादी ही नहीं हो पाती है या होती भी है तो ऑर्केस्ट्रा से जुड़े ही किसी ऐसे पुरुष से जो इनके मैनेजर या फिर यूं कहें कि पिम्प या दलाल बन जाते हैं और फिर इनका आर्थिक और शारीरिक शोषण करते हैं। जैसे जैसे इन डांसर्स की आयु बढ़ती है और नई लड़कियां इस काम में आती हैं, तब इन महिलाओं के पास वेश्यावृत्ति के अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं बचता। आपको याद होगा कि मैंने आपसे श्यामा देवी की बात की थी। एक कहानी उनकी बेटी बिजली रानी की भी है। अपनी माँ के पद चिन्हों पर चलकर बिजली ने भी सम्मानित नौटंकी कलाकार बनने का सपना देखा था। बिजली ने अपनी माँ से पारंपरिक लोकगीत भी सीखे, लेकिन आधुनिक ऑर्केस्ट्रा के उद्भव से बिजली रानी की कला के लिए ना तो दर्शक ही बचे और ना ही कोई आर्थिक संभावना। उस पुत्री को भी अपने परिवार का पेट पालने के लिए ऑर्केस्ट्रा में नाच कर सैकड़ों हजारों पुरुषों के सामने कामुकता का भोग लगाना पड़ा था। और तो और उसके मैनेजर पति ने उसे चलती रेलगाड़ी से इसलिए धक्का दे दिया था क्योंकि वो उसे शराब पीने के लिए पैसे नहीं दे रही थी और ना ही वो अपने पति के दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध सहने को तैयार थी। बिजली रानी की इस कहानी को आप विडंबना भी कह सकते हैं या हमारे दिन प्रतिदिन दूषित होते देहाती समाज का कड़वा सच। एक विडंबना की कहानी रोशनी राय की भी है। 15 वर्ष की आयु से ऑर्केस्ट्रा में नाच गाना कर रही वह रोशनी जिसके जीवन में केवल अंधकार ही दिखाई पड़ता है। उसकी कहानी में एक क्रूर मोड़ तब आता है जब 2018 में बिहार के सासाराम में उसके ऑर्केस्ट्रा के एक बारात नाच में एक शराबी व्यक्ति बंदूक से गोली चला देता है। यह गोली रोशनी की आंख को छूते हुए उसके बाएं कान के पास लग जाती है। आज तक ना तो उस गोली चलाने वाले को दंड मिला है और ना ही रोशनी को उसकी विवशता से मुक्ति। अपनी जीवन और अस्मिता दोनों को हथेली पर रखकर वह बस किसी तरह से 2 समय का खाना खा पाती है। ऐसी ही एक और कहानी मुन्नी बाई की भी है, जो कभी बिहार की नौटंकी परंपरा में एक प्रसिद्ध कलाकार थी।
लेकिन आज बिहार के आरा जिले में मुन्नी बाई ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में कभी कभी स्टेज पर प्रदर्शन कर लेती हैं। उनकी लोक कला का प्रदर्शन देखने वाले अब नहीं बचे हैं तो केवल बच्चियों और महिलाओं की देह का मूल्य देने को तत्पर लोग। इसीलिए मुन्नी बाई अब एक कोठा यानी ब्रोदेल भी चलाती हैं। इस कोठे में काम करने वाली महिलाएं और लड़कियां अधिकतर वही ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली लड़कियां हैं। ये लड़कियां अपनी आवश्यकताओं और विवशताओं के अनुसार इनमें से कोई एक या दोनों काम करती हैं। इनमें से ना के बराबर लड़कियां जो थोड़ा बहुत अच्छा दिखती हैं या बढ़िया नाच गा लेती हैं या किसी तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं, उन्हें कभी भोजपुरी म्यूजिक या फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलने की आशा रहती है। और तब तक यह संभव नहीं हो पाता, उनका जीवन केवल ऑर्केस्ट्रा से मुन्नी बाई के कोठे तक ही रह जाता है। न जाने ऐसी कितनी बिजली, मुन्नी और रोशनी की डरावनी कहानियां हैं जो अधिकतर या तो यौन शोषण झेलकर यह काम करती रहती हैं या फिर वेश्यावृत्ति के दलदल को ही अपनी नियति मान लेती हैं। इनके पास फिर ना कोई सामाजिक या आर्थिक सुरक्षा रह जाती है और ना ही किसी भी सुखद भविष्य की कोई संभावना। कॉलमनिस्ट सुआंशु खुराना का कहना है कि गुलाब बाई और श्यामा देवी से मुन्नी बाई तक की यात्रा उन परंपरागत लोक कलाओं के स्तर में एक भारी गिरावट को दिखाती है। लेकिन मुझे लगता है कि ऑर्केस्ट्रा केवल एक निम्न कोटि का अश्लील आपराधिक तमाशा है, न कि विदेशिया या नौटंकी की तरह कोई सार्थक लोक कला। आज बिहार में इन ऑर्केस्ट्राज ने माइनर बच्चियों को उपभोग की वस्तु बनाकर उनके शारीरिक शोषण को बहुत खुला और सामान्य बना दिया है। कभी बंद कमरों और रेड लाइट एरियाज तक सीमित रहने वाले देह व्यापार ने जो यह नया स्वरूप लिया है, उसे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण अंचल ने वहाँ की लोक संस्कृति का एक हिस्सा मान लिया है। जेएनयू के स्कॉलर्स और विदेशी एकेडमिक्स के लिए यह कामुकता की शक्ति या पावर ऑफ इरोटिसिज्म हो सकती है, या फिर उनके लिए पितृसत्ता पर एक गहरी चोट भी हो सकती है। लेकिन हमारे लिए तो यह ऑर्केस्ट्रा डांस हिंदी भाषी क्षेत्रों में देहात के पतन का एक शक्तिशाली माध्यम है। आज देहाती ऑर्केस्ट्रा की बढ़ती लोकप्रियता और स्तर पर गंभीर चर्चाएं और फिर इसका जड़ से अंत करने के लिए कठोर कार्रवाई की बहुत ही आवश्यकता है। आए दिन पुलिस द्वारा किसी न किसी ऑर्केस्ट्रा से इन माइनर बच्चों के रेस्क्यू या वहां फंसे रह जाने के समाचार आते रहते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सामाजिक व सरकारी संस्थाओं को भी इन बच्चियों के पुनर्वास, पढ़ाई लिखाई और काम को लेकर भी कुछ संभावनाएं तलाशनी होंगी, जिससे ये बच्चियां कभी अपने शरीर की प्रदर्शनी लगाने को विवश ना हो। बिहार और पूर्वांचल के देहात के लोगों को भी यह निश्चित करना होगा कि कब तक वो इस प्रकार के अभद्र और आपराधिक प्रदर्शनों को बढ़ावा देने वाली इस नीच मानसिकता से अपने राज्यों और लोगों को ऐसे ही बीमारू बनाए रखेंगे। ऑर्केस्ट्रा का ऑर्केस्ट्रा बन जाना केवल वर्तनी में गलती यानी स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कला के स्तर में गिरावट का विषय नहीं है, बल्कि यह उत्तर भारत के चुनौतीपूर्ण वर्तमान और उसके विकृत भविष्य की संभावनाओं का जीता जागता साक्ष्य है। विचार कीजिए। धन्यवाद।